अब हम अध्ययन करते हैं कि सामंतों के कर्तव्य। आखिर सामंत लोग जो थे उनके क्या क्या कर्तव्य हुआ करते थे। कि सामान्यतः सामंतों के कर्तव्य पूरी तरह डिसाइड होते थे, पर स्थान स्थान पर कुछ अलग अलग हुआ करते थे। सामंतों को मुख्यतः 3 कार्य जो थे वो संपादित करने पड़ते थे। जैसे पहला था सरकार संबंधी अर्थात न्याय, दूसरा बात था वित्तीय संबंधी, तीसरी बात थी सेना संबंधी अर्थात सरकारी जो उसका जो एरिया होता था, यानी कि जिस क्षेत्र भूमि का वो स्वामी होता था, वहां पर जो भी यानी कि न्याय से संबंधित कार्य हुआ करते थे वो उस सामंत उसको करने पड़ते थे। इसके अलावा दूसरी बात हमने वित्तीय देखी, तो वित्तीय में भी क्या होता था, वहां से टैक्स वसूल करना और टैक्स वसूल करके ऊपर अपने राजा जो उसको जमा कराना। इसके अलावा वहां से लोगों को इकट्ठा करके सेना में भर्ती करना और सेना की जब भी राजा को आवश्यकता होती तो उसको सेना उपलब्ध करना। तो इस प्रकार से ये इसके मुख्य कार्य हुआ करते थे। सामंत को अपने लॉर्ड के दरबार में उपस्थित होना पड़ता था और ये उपस्थिति समय समय के लिए जरूरी हुआ करती थी। और जब भी लॉर्ड द्वारा कहा जाता था उसे लॉर्ड के दरबार में जाना पड़ता था और दरबार में वह अपने लॉर्ड को नीति संबंधी मामले जो उनके ऊपर सलाह भी देता था अथवा अन्य मामलों के साथ अन्य जो सामंत हुआ करते थे उनके साथ न्यायालय में न्यायाधीश की हैसियत से अभियोग जो उनकी सुनवाई करके न्याय करने का कार्य भी किया करता था। और अपने अधिकृत क्षेत्र और उसके निवासियों की जान माल की रक्षा करना भी सामंत का ही कर्तव्य हुआ करता था। दूसरा मुख्य कर्तव्य अपने लॉर्ड को वित्तीय सहयोग देना होता था और यह आर्थिक सहयोग उसकी भूमि के आकार की दृष्टि से तय किया जाता था। अर्थात जिसके पास में जितनी ज्यादा भूमि होती थी उस सामंत को अधिक धन देना पड़ता था और कम भूमि वाले सामंत को कम धन देना पड़ता था। आर्थिक सहायता मुख्यतः 3 अवसर जो होते थे उनके ऊपर देनी पड़ती थी। जैसे लॉर्ड के बड़े लड़के के नाइट होने के अवसर पर, यानी कि जब उसका बड़ा लड़का वो क्या नाम है उसका स्वामी बनता था। इसके अलावा लॉर्ड की सबसे बड़ी लड़की के विवाह के समय, और तीसरी बात यदि उसका लॉर्ड किसी के द्वारा बंदी बना लिया जाए अथवा कोई उसका अपहरण कर ले तो उसकी मुक्ति के लिए आवश्यक धनराशि सामंतों को जुटानी पड़ती थी। लॉर्ड को सामंत द्वारा दिया गया धन एड अथवा नजराना कहलाता था। इसके बदले में लॉर्ड पर सामंत की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हुआ करती थी और इन तीनों मुख्य एडों के अलावा सामंतों को रिलीफ नामक भुगतान जो वो भी करना पड़ता था। ये एक प्रकार से उत्तराधिकार शुल्क हुआ करता था और सामंत की मृत्यु के बाद जब उसका लड़का अपने पिता की भूमि का स्वामी बनना चाहता था तो अपने लॉर्ड को उत्तराधिकारी शुल्क या टैक्स चुकाना पड़ता था, जो कि काफी महंगा यानी काफी ज्यादा हुआ करता था। बिना उत्तराधिकार शुल्क चुकाए या टैक्स चुकाए वह अपने पिता की भूमि का वैधानिक रूप से मालिक नहीं माना जाता था और उस भूमि की व्यवस्था भी लॉर्ड के अधिकारियों के नियंत्रण में रहती थी। और अपने लॉर्ड को सैनिक सहायता अथवा सेवा प्रदान करना सामंत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती थी, क्योंकि सैनिक सेवा सामंती व्यवस्था की रीढ़ थी और प्रत्येक सामंत से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह व्यक्तिगत रूप से एक सशस्त्र योद्धा की हैसियत से अपने लॉर्ड की सेवा करेगा। यदि सामंत की भूमि अधिक होती तो उसे उसी अनुपात में निश्चित संख्या में अश्वारोही सैनिक जो उनको जुटाना पड़ता था। इसके लिए वह अपनी भूमि का कुछ क्षेत्र उप अनुचरों को देता था, परंतु यह सैनिक सेवा सीमित होती थी। लॉर्ड के दुर्ग तथा महलों की गश्त की ड्यूटी इसके अतिरिक्त हुआ करती थी। सामंत तंत्र के कुछ जटिलताएं भी हुआ करती थी कि महत्वाकांक्षी सामंतों जो कि अपनी जागीर को बढ़ाने में रुचि रखते थे वे एक से अधिक लॉर्डों के वासल बन सकते थे और इस संबंध में उन्हें रोकने वाला कोई नियम अथवा व्यवस्था नहीं थी। किसी किसी सामंत के तो 7-8 लॉर्ड होते थे और इस प्रकार की स्थिति में स्वामी भक्ति का मामला बहुत पेचीदा हो जाता था, खासकर विवाद अथवा युद्ध के समय में। और ऐसा भी हो सकता था कि युद्धरत दोनों लॉर्डों के प्रति एक समान की निष्ठा रही हो और उसने दोनों से ही फी प्राप्त की हो, और इस प्रकार की स्थिति आने पर सामंत लोग अपने स्वार्थों को ध्यान में रखकर ही पक्ष विशेष का साथ देते थे, क्योंकि सामंत तंत्र में इस प्रकार के युद्ध अक्सर होते ही रहते थे। तो इस प्रकार से ये सामंत लोग जो थे उनके 3 मुख्य कर्तव्य हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे मोटे कार्य जो वो भी उनको करने पड़ते थे। अगली बात आती है सामंती समाज और आर्थिक जीवन, कि सामंती समाज जो था वो किस प्रकार का रहा था और उनका आर्थिक जीवन जो किस प्रकार का रहा था। सबसे पहली बात आती कृषि का विकास, क्योंकि कृषि तो उनका मुख्य आधार थी सामंती व्यवस्था का। कि पश्चिमी यूरोप में 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्यकाल में निसंदेह आर्थिक पतन का समय था, परंतु इस काल में आर्थिक पिछड़ेपन का
अब वो भी था, जबकि वस्तुस्थिति ये थी कि कृषि के विकास के लिए बहुत सी नई नई बातें इसी काल में प्रयोग में लाई गई, क्योंकि व्यापार के पतन ने कृषि के क्षेत्र में उन्नति के प्रयत्नों को काफी बढ़ावा दिया गया। और इस युग की सबसे पहली दिन पहिएदार भारी हल था, और इस हल के प्रयोग से जमीन को बार बार जोतने की परेशानी से मुक्ति मिल गई, और अब एक बार हल चलाने से भूमि समतल हो जाती थी। हल भारी यानी कि जो हल होता था वह भार यानी कि हल को खींचने में काफी शक्ति अथवा वो मेहनत लगानी पड़ती थी, और उत्तरी यूरोप में सबसे पहले इन हलों का प्रयोग किया गया। और कृषि के क्षेत्र में दूसरा परिवर्तन यह किया गया कि जहां रोमन काल में अच्छी पैदावार की दृष्टि कृषि भूमि के एक भाग को एक साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, वहीं अब प्रत्येक साल खेत के 3 भाग किए जाने लगे। एक भाग वर्षा ऋतु की फसल के लिए रखा जाता था, दूसरा भाग शरद ऋतु की फसल के लिए, और तीसरा भाग पड़ती छोड़ दिया जाता, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति वापस लौट सके। और तीनों भागों पर फसलों को बारी बारी से बदलकर तैयार किया जाता था, और जर्मन जातियों ने कई नई फसलों को बोना शुरू कर दिया, जो कि समय के साथ साथ लोकप्रिय होती गई। और जब और जई की खेती से खाद्यान्नों का उत्पादन काफी बढ़ गया, और जैतून के तेल के स्थान पर अब मक्खन का अधिक उपयोग किया जाने लगा। दक्षिण यूरोप और उत्तरी यूरोप में विद्यमान जलवायु भिन्नता, भूमि की भिन्नता के कारण दोनों क्षेत्रों में कृषि संबंधी तरीकों और फसलों के बारे में काफी भिन्नता मौजूद थी। फिर भी इस काल में किसानों के रहन सहन खान पान में काफी परिवर्तन आ गया, और किसान लोग वस्त्र धोने के लिए साबुन का प्रयोग करने लगे, पैंट जो थी वो पहनने लगे, और पहले की अपेक्षा अच्छे मकान जो उनमें भी रहने लगे। दूसरी बात थी मैनर व्यवस्था, कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज एक दूसरे पर डिपेंड था, और सामंतंत्र राजनीतिक पहलू से संबंधित था, तो मैनर व्यवस्था आर्थिक पहलू से संबंधित थी। मैनर का अर्थ जागीर अथवा छोटी जमींदारी से था। आर्थिक दृष्टि से जमींदार के निवास स्थान के आसपास समाज संगठित था, अर्थात मैनर राजनीतिक इकाई की सुरक्षा तथा नियंत्रण की एक आर्थिक इकाई थी, और मैनर व्यवस्था सामंतंत्र का समर्थन करने वाली व्यवस्था थी। इन इकाइयों के आर्थिक जीवन में इतनी अधिक भिन्नताएं थी कि बहुत से विद्वान मैनर नाम की किसी विशेष व्यवस्था को मान्यता नहीं देते, परंतु यह बात सत्य है कि मध्य और उत्तरी फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी तथा इटली के कुछ भागों में जहां अनाज पैदा करने लायक पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी, मैनर से मिलती जुलती व्यवस्था जो उसका विकास हो चुका था, और सभी मैनरों में एक समान नियम भले ही नहीं रहे हो, फिर भी उन सभी के जीवन में काफी समानताएं देखने को मिलती है। मैनर का मुख्य काम अन्न का उत्पादन करना था, और सामान्यतः एक मैनर के अंतर्गत 350 एकड़ कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी, और इसमें सामंत की भूमि, पड़ती भूमि, चारागाह, जंगल सभी शामिल हुआ करते थे। इससे बड़ी और छोटी मैनर भी हुआ करती थी, और अन्न उत्पन्न करने वाली जागीरों में 3 क्षेत्रीय पद्धति जो उनका विकास हो चुका था। मैनर में रहने वाले सभी लोगों को प्रत्येक भाग में थोड़े से बीघा भूमि प्रदान की जाती थी, और प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से की भूमि को सीमा बंद की जाती थी, और 2 हिस्सों के बीच थोड़ा सा रास्ता छोड़ दिया जाता था, क्योंकि मैनर के एक भाग की समस्त भूमि एक जैसी उपजाऊ नहीं होती थी। अतः यह प्रयास किया जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी भाग में समान अनुपात में उपजाऊ भूमि मिल जाए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की भूमि 3 जगह बिखरी हुआ करती थी, और प्रत्येक के पास उपजाऊ भूमि के साथ साथ कम उपजाऊ भूमि भी हुआ करती थी, और सामंत की भूमि सबसे अधिक उपजाऊ होती थी। इस भूमि पर कृषक दासों से खेती का काम करवाया जाता था, और उपज पर केवल सामंत का अधिकार माना जाता था, और मैनर की संपूर्ण भूमि का 1/3 से लेकर आधे भाग पर सामंत अपनी निजी खेती करवाता था। सामान्यतः सामंत की भूमि गांव वालों की भूमि से अलग रखी जाती थी। सामंत की भूमि के आसपास की भूमि निष्ठावान किसानों को दी जाती, ताकि सामंत की खेती चारों तरफ से सुरक्षित रहे। कृषि भूमि के अलावा जो जंगलात तथा चरागाह की भूमि थी, वह मैनर के सभी लोगों को सामूहिक काम में आती थी, परंतु सामंत की आवश्यकताओं को पहले ही पूरा किया जाता, और मैनर की सीमा पर पड़ती भूमि हुआ करती, जिसमें कांटेदार झाड़ियां तथा घास फूस के अलावा और कोई पैदावार नहीं होती थी। चर्च के नाम पर भी कृषि भूमि का एक छोटा सा भाग आवंटित रहता था, और गांव के सभी लोग चर्च के लिए इस भूमि का निःशुल्क काम किया करते थे। और मैनर की भूमि पर कृषि संबंधी कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलती कि पहली बात, गांव के सभी लोगों में भूमि का बंटवारा है, प्रत्येक व्यक्ति को 3 श्रेणियों की भूमि का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलता था। दूसरी बात थी कि भूमि की जुताई, बीज की बुआई और तथा फसल की कटाई पर सभी को मिलकर काम करना जरूरी था, अकेले व्यक्ति के लिए इन कामों को करना संभव नहीं था। तीसरी बात कि अधिकांश मैनरों में सामंत हलों की व्यवस्था करता था और गांव वाले बैलों की। चौथी बात, कृषि संबंधी सभी महत्वपूर्ण मामलों में
के संबंध में सामंत तथा गांव के लोग मिलजुल कर दूसरे की सलाह और निर्णय लेते थे और इस दृष्टि से इन मैनरों को ग्रामीण लोकतंत्र की प्रारंभिक पाठशाला माना गया। प्रत्येक मैनर लगभग आत्मनिर्भर इकाई होती थी, परंतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थी। लोहा, पत्थर, नमक, गर्म मसाले आदि कुछ वस्तुएं बाहर से मंगानी पड़ती थी। फिर भी मैनर गांव के अधिकांश लोगों की अधिकांश व्यवस्थाएं या आवश्यकताएं जो थी उनको पूरा करने का कार्य करते थे। मैनर के अधिकांश लोग प्राय मैनर के बाहर नहीं जाते थे और यातायात के साधन भी अच्छे नहीं थे। अतः जब कभी कोई व्यक्ति बाहर से किसी मैनर में आता था तो सारे गांव वाले उसे बाहर की खबरें जानने के लिए आ जुटते थे। तो इस प्रकार से ये मैनर व्यवस्था जो होती थी उसका क्या बोलते अपने समाज और आर्थिक जीवन रहा था। तो यानी कि कृषि के ऊपर पूरी तरह से ये निर्भर थे और मैनर व्यवस्था जो बनाई गई थी और इस मैनर व्यवस्था जो उसमें भूमि का डिवाइडेशन किया गया था और प्रत्येक प्रकार की भूमि यानी कि अच्छी उपजाऊ, कम उपजाऊ और पड़ती भूमि जो उनको दी जाती थी और जो भी कार्य होता था वो सब मिलजुल कर किया करते थे।